वे सभी संख्याएं जो एक दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं उस संख्या का गुणनखंड कहलाते हैं। हम लोग इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक संख्या है 4, हम इसे 1 से भाग देते हैं। भागफल 4, शेषफल 0। हम 4 को 2 से भाग देते हैं। भागफल 2, शेषफल 0। 4 को 3 से भाग देते हैं। भागफल 1 और शेषफल भी 1। 4 को 4 से भाग देते हैं। भागफल 1 और शेषफल 0। यहाँ हम पाते हैं कि 4 में 1, 2 एवं 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, अर्थात 4 1, 2 एवं 4 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन यह 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1, 2 एवं 4 संख्या 4 के गुणनखंड है, परंतु 3 4 को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है, इसलिए 3 4 का गुणनखंड नहीं है। हम इसे और उदाहरण से समझते हैं। 6 हम 1 से भाग देते हैं। भागफल 6, शेषफल 0। 6 में हम 2 से भाग देते हैं। भागफल 3, शेषफल 0। 6 में हम 3 से भाग देते हैं। भागफल 2, शेषफल 0। 6 में यदि हम 4 से भाग दें, भागफल 1 और शेषफल 2। 6 में हम 5 से भाग दें, भागफल 1 और शेषफल भी 1। 6 में हम 6 से भाग दें, भागफल 1 और शेषफल भी 0। यहाँ हम देख रहे हैं 6 बराबर 1 गुना 6 लिख सकते हैं। 6 बराबर 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 6 बराबर 3 गुना 2, फिर 6 बराबर 6 गुना 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि संख्या 6 1 से, 2 से, 3 से एवं 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो 1, 2, 3 एवं 6 ये सभी संख्या 6 के गुणनखंड होंगे, लेकिन संख्या 6 में 4 से एवं 5 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो हम कहेंगे कि 6 का गुणनखंड 4 एवं 5 नहीं है। हम लोग अब जानते हैं कि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों को किस प्रकार लिखा जाता है। फिर हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक संख्या लेते हैं 12। हम 12 को लिख सकते हैं 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, 4 गुना 3। हम देख रहे हैं कि 3 गुना 4, 4 गुना 3, यहाँ इसकी पुनरावृत्ति हो जा रही है। हम यहीं पर रुक जाते हैं। 12 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6 एवं 12। अर्थात यदि हम संख्या 12 में 1, 2, 3, 4, 6 या 12 किसी से भी भाग दें तो पूरा पूरा भाग लगेगा, अर्थात इनसे भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा। कुछ और उदाहरण से समझते हैं। एक संख्या ले लें 25। हम 25 को लिख सकते हैं 1 गुना 25। 2 से 25 पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, हम छोड़ देते हैं। यह 3 से भी पूरी तरह विभाजित नहीं है, 4 से भी पूरी तरह विभाजित नहीं है। 5 गुना 5, यहाँ देख रहे हैं 5 की पुनरावृत्ति हो जा रही है। अब हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 25
के गुणनखंड 1, 5 और 25। कुछ और उदाहरण लेते हैं। हम 30 के सभी गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 30 को लिख सकते हैं 1 गुना 30, 2 गुना 15, 3 गुना 10, 30 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, हम इसे छोड़ देते हैं। 5 गुना 6, फिर 6 गुना 5। हम यह देख रहे हैं कि फिर से इसकी पुनरावृत्ति हो जा रही है। अब हमें आगे और जांच करने की आवश्यकता नहीं है। 30 के गुणनखंड 1, 2, 3, 5, फिर 6, 10, 15, 30। इस प्रकार हम किसी संख्या के सभी गुणनखंडों को लिख सकते हैं। यदि आप इस विधि से किसी संख्या के गुणनखंड लिखते हैं तो एक भी गुणनखंड छूटता नहीं है। हम लोग अब जानते हैं गुणनखंडों के कुछ गुण। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, अर्थात किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग दें तो शेषफल 0 बचेगा, अर्थात सभी संख्याएं 1 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। अर्थात कोई भी संख्या अपने आप से पूरी तरह विभाजित होती है। यदि हम 37 में 37 से भाग दें तो भागफल 1 और शेषफल 0। यदि हम 75 में 75 से भाग दें तो भागफल 1 और शेषफल 0। अर्थात प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होता है। एक दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। जैसे 6 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, यहाँ 6 के बराबर है, बाकी सभी गुणनखंड 6 से छोटे हैं। हम उसे ध्यान देते हैं 27 के गुणनखंड 1, 3, 9, 27, सभी गुणनखंड 27 से छोटे हैं या 27 के बराबर है। इसी प्रकार 32 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 16, 32 हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 32 के सभी गुणनखंड या तो 32 के बराबर हैं या फिर 32 से छोटे हैं। 35 के गुणनखंड 1, 5, 7, 35, सभी गुणनखंड 35 से छोटे हैं या 35 खुद इसके बराबर है। इस प्रकार एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उससे या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। एक दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, अर्थात गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 6 के गुणनखंडों की संख्या 4 है, 27 के गुणनखंडों की संख्या 4 है, 32 के गुणनखंडों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 35 के गुणनखंडों की संख्या 4 है। चाहे हम कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, परंतु उसके सभी गुणनखंडों की संख्या एक निश्चित संख्या होगी या परिमित होता है। हम कुछ संख्याओं के गुणनखंडों पर ध्यान देते हैं। जैसे 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 एवं 6 है। इन सबों को जोड़ देते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, हमें परिणाम प्राप्त होता है 1, 2, 3, 3, 6, 6, 12। यह 6 का 2 गुना है। इसी तरह से 28 के गुणनखंडों को देखें, 1, 2, 4, 7, 14 एवं 28, इन्हें भी जोड़ देते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 14 जोड़ 28 बराबर 56। हम यहाँ भी देख रहे हैं 6 की तरह 56 28 का 2 गुना है। तो इस प्रकार की संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग दी गई संख्या का 2 गुना हो तो हम इसे संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं।
एक बार फिर से देखते हैं। 6 के गुणनखंडों का योग 12 है, 12 6 का 2 गुना है। 28 के गुणनखंडों का योग 56 है, 56 28 का 2 गुना है। तो इस प्रकार की संख्या यानी 6, 28 या इस तरह की और संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों का योग उसका 2 गुना हो तो हम उसे संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो एक संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है, जैसे 6 और 28। मैं उम्मीद करता हूं कि गुणनखंड क्या है इसकी समझ आप लोगों में बन पाई होगी। धन्यवाद।